तो आज का हमारा मिशन केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी चुनौती को समझना है कि एक अणु को ठीक वैसा कैसे बनाया जाए जैसा हम चाहते हैं, बिना किसी गड़बड़ी के। बिल्कुल, प्रिसिजन बहुत जरूरी है। सोचिए, ये एक तरह की मॉलिक्यूलर सर्जरी है। हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है और हमें इसमें एक और नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, और वो भी सिर्फ एक खास जगह पर। सिर्फ और सिर्फ एक खास जगह पर, कहीं और नहीं। तो चलिए देखते हैं कि केमिस्ट इस सटीकता को कैसे हासिल करते हैं। जी। हमारे सोर्सेज इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। नाम तो काफी भारी भरकम है। हाँ, सुनने में ही काफी भारी लगता है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। बिल्कुल, और इस नाम को तोड़कर समझना ही मतलब सबसे अच्छा तरीका है। एरोमेटिक का मतलब है हमारी बेंजीन रिंग, जिस पर ये सारी कहानी हो रही है। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक चीज को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज लगाना। अच्छा। इस केस में हम रिंग पर लगे एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और उसकी जगह एक नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं। बिल्कुल। और इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ, ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि जो हमला करने वाली चीज है, जिसे हम अटैकर कह सकते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन से प्यार है। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक मतलब प्यार करने वाला। तो हम एक इलेक्ट्रॉन लवर अटैकर से रिंग पर लगे हाइड्रोजन को बदल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अब सवाल ये है कि हमारे केस में, मतलब नाइट्रोबेंजीन में, ये सर्जरी इतनी खास क्यों है? ये इसलिए खास है क्योंकि नाइट्रोबेंजीन के अणु पर पहले से ही एक नाइट्रो ग्रुप यानी -NO2 मौजूद है। ये ग्रुप सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, ये तो डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। अच्छा। ये दो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट? इसका मतलब ये रिएक्शन को और मुश्किल बना देता है? हाँ, एक तरह से। ये नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने में बहुत माहिर है। अच्छा। तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है, उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो रिंग थोड़ी गरीब हो जाती है। बिल्कुल सही शब्द है, रिंग गरीब हो जाती है और हमारे इलेक्ट्रॉन लवर अटैकर के लिए कम आकर्षक बनती है। ओह, तो इसीलिए रिएक्शन थोड़ी धीमी हो जाती है। जी, और उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और दूसरा काम जो शायद ज्यादा जरूरी है, दूसरा काम है डायरेक्शन देना। ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग? इसे ऐसे समझिए कि बेंजीन रिंग एक गोल मेज है जिस पर 6 कुर्सियां हैं। ठीक है। एक कुर्सी पर पहला नाइट्रो ग्रुप पहले से ही बैठा है। जब दूसरा नाइट्रो ग्रुप आता है तो पहला वाला उसे एक खास कुर्सी पर ही बैठने का इशारा करता है, और उस कुर्सी को मेटा पोजीशन कहते हैं। बिल्कुल। ये तो कमाल की मिसाल है। लेकिन क्या ये नियम हमेशा 100% काम करता है, या कभी-कभी नया मेहमान गलत कुर्सी पर भी लेट जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, केमिस्ट्री में 100% कुछ नहीं होता। अच्छा। थोड़ी बहुत मात्रा में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। मतलब मेहमान दूसरी कुर्सियों पर भी बैठते हैं? हाँ, पर मेटा प्रोडक्ट इतना ज्यादा बनता है, लगभग 93%, कि हम उसे ही मुख्य प्रोडक्ट मानते हैं। वाह। यही ऑर्गेनिक सिंथेसिस की खूबी है कि हम नतीजों का सटीकता से अनुमान लगा सकते हैं। तो अणु के अंदर ही ये फैसला हो रहा है कि क्या बनेगा, लेकिन इस फैसले को हकीकत में बदलने के लिए हमें सही औजारों की जरूरत होगी। सही केमिकल्स की। हाँ, तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? हमारे मुख्य खिलाड़ी हैं नाइट्रोबेंजीन, जो हमारा शुरुआती पदार्थ है। ठीक। फिर हैं 2 बहुत शक्तिशाली एसिड्स, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का रोल अक्सर लोग गलत समझते हैं, है ना? हाँ, बहुत लोग। कई लोग इसे सिर्फ एक कैटलिस्ट मान लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ एक पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। ये नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर रिएक्शन के असली हीरो को जन्म देता है। और वो कौन है? वो है नाइट्रोनियम आयन NO2+। यही वो इलेक्ट्रोफाइल या अटैकर है जो असल में जाकर नाइट्रोबेंजीन की रिंग पर हमला करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ एक कैटलिस्ट नहीं बल्कि एक एक्टिवेटर है। जी हाँ। या नाइट्रिक एसिड को एक ऐसा रूप देता है जो वो खुद हासिल नहीं कर सकता था। बिल्कुल। ये केमिस्ट्री में पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये होता कैसे है? देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड से ज्यादा शक्तिशाली एसिड है। अच्छा। तो ये नाइट्रिक एसिड को एक प्रोटॉन देता है जिससे वो अस्थिर हो जाता है और एक पानी का अणु H2O बाहर निकाल देता है। और जैसे ही पानी निकलता है, पीछे बच जाता है हमारा हीरो, एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील पॉजिटिव चार्ज वाला नाइट्रोनियम आयन। अच्छा, तो अब हमारे पास सिद्धांत है और हमारे खिलाड़ी भी तैयार है। चलिए अब लैब के अंदर चलते हैं। बिल्कुल। और देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर सर्जरी होती कैसे है।
पहला कदम है मिक्स्ड एसिड बनाना। हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया का शायद सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला कदम है। ऐसा क्यों? एक फ्लास्क को बर्फ के ठंडे पानी यानी आइस बाथ में रखा जाता है। फिर उसमें पहले सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद बहुत धीरे धीरे बूंद बूंद करके नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। और लगातार हिलाते हुए? हाँ, वो बहुत जरूरी है। सोर्सेस में ठंडक बनाए रखने पर बहुत जोर दिया गया है। अगर कोई जल्दबाजी करे और आइस बाथ का इस्तेमाल न करे तो क्या होगा? नतीजा खतरनाक हो सकता है। ओह! इन दोनों एसिड्स को मिलाना एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। अगर तापमान को काबू में ना रखा जाए तो मिक्सचर का तापमान तेजी से 100 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। अरे बाप रे! एसिड उबलकर बाहर छलक सकता है या खतरनाक नाइट्रस फ्यूम्स बन सकती हैं। मुझे याद है कॉलेज में एक बार मेरे एक साथी ने एसिड मिलाते वक्त जल्दबाजी कर दी थी और बीकर इतना गर्म हो गया कि उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। ओह! उस दिन के बाद से हम सब ने आइस बाथ की अहमियत को गंभीरता से लेना सीख लिया। यानी सुरक्षा सबसे पहले। जी। तो इस ठंडे एसिड मिक्सचर के तैयार होने के बाद अब इस ठंडे मिक्सचर में उतना ही धीरे धीरे हम अपना नाइट्रोबेंजीन डालते हैं। ठीक है। इसके बाद मिक्सचर को गर्म किया जाता है लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक। और इस तापमान को बनाए रखा जाता है। जी, ये तापमान इतना सटीक क्यों? मतलब 50 से कम क्यों नहीं और 60 से ज्यादा क्यों नहीं? ये एक बहुत ही संकरा दायरा लगता है। ये एक संतुलन बिंदु है, एक स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। स्वीट स्पॉट? हाँ, अगर तापमान 50 डिग्री से कम रहा तो रिएक्शन बहुत धीमी होगी और शायद कभी पूरी ही ना हो। अच्छा, तो घंटों इंतजार के बाद भी कुछ खास नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत कम प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर हम अधीर होकर तापमान 80 या 90 डिग्री कर दें तो? तब हम अपनी सर्जरी में वो प्रिसीजन खो देंगे। कैसे? ज्यादा तापमान पर रिएक्शन इतनी अनियंत्रित हो जाती है कि हमें तीसरा नाइट्रो ग्रुप भी रिंग पर जुड़ने का खतरा रहता है। ओह, तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन बन सकता है। हाँ, जो कि टीएनटी जैसा विस्फोटक हो सकता है। या फिर मिक्सचर पूरी तरह जलकर काला पड़ सकता है, जिसे हम चारिंग कहते हैं। मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद। बिल्कुल, इसलिए तापमान नियंत्रण इस रिएक्शन की सफलता की कुंजी है। तो जब रिएक्शन पूरी हो जाती है तब आता है वो हिस्सा जो मुझे हमेशा किसी जादू जैसा लगता है। आपके पास एक गर्म गाढ़ा लिक्विड है और आप उसे बर्फीले ठंडे पानी में डालते हैं और पलक झपकते ही उसमें से एक ठोस चीज पैदा हो जाती है। हाँ, ये वाकई एक संतोषजनक पल होता है। जैसे ही गर्म एसिड मिक्सचर ठंडे पानी से मिलता है, हमारा प्रोडक्ट जो पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। हाँ, इनसॉल्युबल, वो तुरंत ठोस रूप में बाहर आ जाता है। पीले रंग का एक क्रिस्टलीय पाउडर या दानेदार ठोस पदार्थ। और यही हमारा कच्चा प्रोडक्ट है, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। जी बिल्कुल। तो हमें प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन जैसा कि सोर्सेज बताते हैं ये अभी शुद्ध नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बचे हुए एसिड्स या बिना रिएक्ट किया हुआ नाइट्रोबेंजीन भी हो सकता है। तो अगला पड़ाव है सफाई। बिल्कुल, और इसके लिए हम रीक्रिस्टलाइजेशन नाम की एक बहुत ही सुंदर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। रीक्रिस्टलाइजेशन? हाँ, ये किसी चीज को शुद्ध करने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। हम अपने कच्चे प्रोडक्ट को इथेनॉल जैसे किसी सॉल्वेंट की कम से कम मात्रा में गर्म करके घोल देते हैं। यहाँ कम से कम मात्रा पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? अगर थोड़ा ज्यादा इथेनॉल इस्तेमाल कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? इससे हमारी यील्ड यानी हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा। लक्ष्य ये है कि हम बस उतना ही गर्म इथेनॉल इस्तेमाल करें जिसमें हमारा सारा प्रोडक्ट घुल जाए और एक संतृप्त घोल बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जी, अगर हम बहुत ज्यादा सॉल्वेंट डाल देंगे तो जब हम उसे ठंडा करेंगे तब भी हमारे प्रोडक्ट का एक बड़ा हिस्सा उसी सॉल्वेंट में घुला रह जाएगा और क्रिस्टल के रूप में बाहर नहीं आएगा। हाँ, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और हमें बहुत कम प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये किफायत और एफिशिएंसी का मामला है। घोल को गर्म करने के बाद क्या होता है? जब इस गर्म सैचुरेटेड घोल को धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो जादू फिर से होता है। जैसे जैसे तापमान गिरता है, सॉल्वेंट की प्रोडक्ट को अपने अंदर घोल कर रखने की क्षमता कम हो जाती है। अच्छा। नतीजतन शुद्ध मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के क्रिस्टल धीरे धीरे बनने लगते हैं और अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं। हाँ, ज्यादातर अशुद्धियां इथेनॉल में ही घुली रह जाती हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि प्रोडक्ट अब पहले से ज्यादा शुद्ध है? क्या कोई विजुअल संकेत है? हाँ, ये तो देखने से ही पता चल जाता है। जो कच्चा प्रोडक्ट हमें मिला था वो अक्सर गहरे या गंदे पीले रंग का होता है। ठीक। लेकिन रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद जो शुद्ध क्रिस्टल मिलते हैं वे हल्के पीले, लगभग क्रीम कलर के होते हैं और उनकी खास चमक होती है। तो रंग का बदलना शुद्धता का एक बहुत अच्छा सूचक है। बहुत अच्छा सूचक है।
इन शुद्ध क्रिस्टलों को फिर हम छानकर अलग करते हैं और सुखा लेते हैं। तो आखिर में हमारे पास मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन के शुद्ध क्रिस्टल हैं। एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। अब एक केमिस्ट इसकी सफलता को कैसे मापता है, किन पैमानों पर? 2 मुख्य पैरामीटर्स होते हैं, मात्रा जिसे यील्ड कहते हैं और गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। यील्ड हमें बताती है कि सैद्धांतिक रूप से जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसका कितना प्रतिशत हमें असल में मिला। ये हमें पूरी प्रक्रिया की एफिशिएंसी के बारे में बताता है। तो 60-70% यील्ड को अच्छा माना जाता होगा। हाँ बिल्कुल, उसे आमतौर पे अच्छा माना जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट का क्या रोल है? ये शुद्धता के बारे में क्या बताता है? मेल्टिंग पॉइंट किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की पहचान और शुद्धता का एक तरह का फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट? हाँ, हर शुद्ध कंपाउंड का एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है जो एक बहुत ही संकीर्ण तापमान रेंज में होता है, जैसे 89 से 90 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट इस स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत करीब आता है तो ये इस बात का एक बहुत मजबूत सबूत है कि हमारा प्रोडक्ट काफी शुद्ध है। और अगर ये शुद्ध ना हो तो 2 चीजें होती हैं, अशुद्धियां मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती हैं और उसकी रेंज को बढ़ा देती हैं। अच्छा, तो अगर हमारा प्रोडक्ट 85 से 88 डिग्री जैसी चौड़ी रेंज में पिघलता है तो हम समझ जाते हैं कि इसमें अभी भी कुछ अशुद्धियां बाकी हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ केमिकल्स मिलाने का काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये अणुओं के व्यवहार को समझने, उसे नियंत्रित करने और फिर नतीजों को परखने का एक पूरा विज्ञान है। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये रिएक्शन हमें सिखाती है कि केमिस्ट्री में हर छोटा समूह जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जैसे यहाँ NO2 ग्रुप, हाँ, उसकी अपनी एक पहचान और भूमिका होती है जो पूरे अणु के चरित्र और व्यवहार को तय करती है। और यही कंट्रोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की असली ताकत है। ये सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके विस्फोटक बनाए जाते हैं, जैसे TNT। दवाइयाँ भी? हाँ, दवाइयाँ या फिर कपड़ों को रंगने वाले डाई। एक छोटे से ग्रुप की पोजीशन बदलने से अणु की पूरी पहचान और काम बदल जाता है। मतलब एक दवा जहर बन सकती है। ये एक बेरंग केमिकल नीला रंग दे सकता है। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन खुद भी आगे चलकर कई तरह की डाई और दूसरे केमिकल्स बनाने में एक शुरुआती पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये एक दिलचस्प विचार सोचने के लिए छोड़ जाता है। इस रिएक्शन में NO2 ग्रुप, जो एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, उसने आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पर भेजा। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जो इसका उल्टा काम करता हो? एक दिलचस्प सवाल है। कोई ऐसा ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता हो और आने वाले मेहमान को मेटा के बजाय ऑर्थो या पैरा जैसी दूसरी कुर्सियों पर बैठने के लिए कहता हो? बिल्कुल। और अगर हाँ, तो उस अणु का रासायनिक व्यवहार इस सर्जरी के बिल्कुल विपरीत कैसे होगा?